Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is human health and disease. So now let us start human health and disease. WHO head office is in Geneva, Switzerland. According to WHO, health is a complete state of physical, mental and social well-being. Health is affected by following factors. देखें जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर PKU, AKU, डाउन सिंड्रोम। दूसरा रीज़न होता है इम्बैलेंस डाइट ड्यू टू मल न्यूट्रिशन, इट कॉज द डेफिशिएंसी डिसीजेस। एक्सीडेंटल इंजरीज जैसे ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, जल गए, एक्सीडेंटल हो गए, फ्रैक्चर हो गया। इन्फेक्शियस डिसीज़ बाय पैथोजन जैसे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथ, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे गाउट, गठिया, आर्थराइटिस। एंडोक्राइनल डिसीज़ में आती हैं जैसे डायबिटीज़, डॉफिज्म, थायराइड डिसऑर्डर्स। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, तो इसमें फंगल डिसीजेस जैसे डायरिया, एस्कैरियासिस, ये सब पर्सनल हाइजीन। तो ये कुछ 7 कारण होते हैं जिनसे हेल्थ अफेक्टेड होती है। हाउ हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। देखें, प्रॉपर वैक्सीनेशन, बच्चे के जन्म होते ही सबसे पहला वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। तीसरा, अवॉइड एडिक्शन, किसी तरीके का भी एडिक्शन नहीं करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म है। फोर्थ, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, जो हमारी डाइट होती है वो हमारी ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों को मेंटेन करती है। फिफ्थ है पर्सनल हाइजीन, अगर हम पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो ये 5 रीज़न थे जिससे हम 5 ऐसे फैक्टर थे जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब आती है डिसीज़। डिसीज़ क्या है? देखें, डिसीज़ को अगर हम देखें तो डिस प्लस ईज, स्टेज ऑफ अनकम्फर्ट इज़ कॉल्ड डिसीज़। तो डिसीज़ को हम 2 क्राइटेरिया स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिसीजेस, द अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ विच कैन बी रिकवर्ड सून, जो बहुत जल्दी सही हो जाती है, उसे हम एक्यूट डिसीजेस कहते हैं, जैसे फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया या हेडेक हो गया। ठीक है, लेकिन क्रॉनिक जो डिसीज़ होती हैं स्टेज में, द प्रोलॉन्ग्ड स्टेज ऑफ डिसीज़ इज़ कॉल्ड क्रॉनिक, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीलिंग, जैसे टीबी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, ये इतनी जल्दी सही नहीं होती हैं, इन्हें होने में, सही होने में, क्योर होने में, हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम देखें जैसे पैथोजन, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोनल, फंगल और हेलमिंथ, 5 तरीके के पैथोजन होते हैं, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिनसे डिसीज़ होती है। तो बैक्टीरियल को मैंने एक जगह पर कलेक्ट किया है, जैसे टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, टिटनस, प्लेग, कॉलरा, ये सब बैक्टीरियल डिसीज़ है। वायरल में आती है जैसे एड्स, पोलियो, मीज़ल्स, हर्पीज़, कॉमन कोल्ड एंड पॉक्स, ये वायरल डिसीज़ हैं। और प्रोटोजोनल डिसीज़ में अगर हम देखें, जो अमीबा से होने वाली बीमारियां जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, पायरिया, ल्यूकोरिया एंड अमीबियासिस। फंगल डिसीज़ में हम देखें जैसे रिंग वॉर्म, डैंड्रफ। और हेलमिंथ डिसीज़ में हम देखें जैसे टिटनस एंड जैसे टीनियसिस एंड एस्केरियासिस। टेपवॉर्म और एस्केरिस से होने वाली बीमारियां हेलमिंथिक में आती हैं। तो ये थे पैथोजन। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ हमारे यहाँ सिलेबस में कुछ डिसीज़ हैं, जैसे डिसीज़ है डिसेंट्री, इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलाइट का। सिम्टम्स इसके होते हैं एब्डोमिनल पेन ड्यू टू इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड पैचेस, ये इसके सिम्टम्स हैं डिसेंट्री के। डिसेंट्री को हिंदी में पेचिस कहते हैं। प्रिवेंशन, ड्रिंक बॉयल वाटर एंड अवॉइड अनकवर्ड फूड स्टफ़। एंड ट्रीटमेंट, अगर पेचिस हो जाती है तो एंटी प्रोटोजोनल ड्रग मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस से होती है कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। और प्रिवेंशन में अवॉइड अनकवर्ड फूड स्टफ़ एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। एंड अगर ऐसा होता है तो स्टूल टेस्ट से पता लगता है तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग एल्बेंडाजोल ली जाती है। इसके बाद हम देखें रिंग वर्म्स, दांत खाज खुजली, जो कि कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन होते हैं।
सिम्टम्स होते हैं इचिंग, रेड सर्कुलर पैचेस इन स्वेट एब्जॉर्बिंग एरिया, स्पेशली ग्रॉइन एरिया, जैसे बगल हो गए, हाथों के नीचे अंडर बगल हो गई, या जो है जो ग्रॉइन एरिया होता है यानी टांगों का निचला हिस्सा, वो सारा जहाँ स्वेट एब्जॉर्बिंग एरिया होते हैं वहाँ पर दांत खाज खुजली स्वेट के रुकने की वजह से होती हैं। पर्सनल हाइजीन प्रिवेंशन, इसको हम पर्सनल हाइजीन से रोज़ाना साफ़ सफाई रखें, साफ़ कपड़े पहने, रोज़ नहाएं, तो उससे हम रिंग वर्म्स को दूर कर सकते हैं। और अगर रिंग वर्म है तो एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल, क्लेट्रामाजोल ये लिया जाता है। इसके बाद आती हैं एड्स जैसे, तो इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है HIV। इसकी पहचान है कंटिन्यूस फीवर, लॉस ऑफ हंगर, हैवी वेट लॉस इन शॉर्ट पीरियड एंड स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स एंड T सेल्स नील इन द ब्लड, ये इसके सिम्टम्स हैं। और प्रिवेंशन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यूज़ ऑलवेज स्टरलाइज्ड ब्लेड फॉर शेविंग पर्पसेस एंड स्टरलाइज्ड syringes फॉर रिसीविंग द इंजेक्शन एंड अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन। ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, दुनिया में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कुछ एंटीवायरल ड्रग या इंटरफेरॉन या कुछ इस तरीके की थेरेपी देकर हम उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी नाम की कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से टाइफाइड होता है। कंटिन्यूसली राइजिंग फीवर विद नॉर्मल हार्ट बीट, टाइफाइड के अंदर जो है लगातार बुखार बढ़ता हुआ दिखाई देगा 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन इसकी हार्ट बीट जो होती है मरीज की वो नॉर्मल रहती है। एंड लॉस ऑफ हंगर एंड टाइफाइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विडाल टेस्ट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक विडाल टेस्ट किया जाता है जिससे टाइफाइड कंफर्म हो जाता है। और अगर इसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो बाय टेकिंग लाइट फूड एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज़ है तो इसे हम एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक देकर सही कर सकते हैं। तो इसका एक हिस्ट्री भी है। एक लेडी हुज नेम वाज मैरी मेलन, उस महिला का नाम मैरी मेलन था, जो वर्कड एज ए वेटर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के रेस्टोरेंट में वो एक वेटर की तरह काम करती थी। और शी स्प्रेडेड द टाइफाइड सो बिकेम फेमस एज ए टाइफाइड मैरी, तो वो महिला टाइफाइड मैरी के नाम से फेमस हो गई। नाउ कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो स्नीजिंग, नाक का बहना, रनिंग नोज, छींकें आना, कफ, टायर्डनेस, नेज़ल कंजेशन। और प्रिवेंशन हम पर्सनल हाइजीन से कर सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में ये अपने आप सही होने वाली बीमारी है, क्योंकि वायरस से होने पर बॉडी के अंदर इंटरवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन जो इंटरफेरॉन होता है वो बनता है, जिससे 3 से 5 दिन में, 5 से 7 दिन में कॉमन कोल्ड अपने आप सही होता है। लेकिन हम कॉमन कोल्ड के लिए एंटीहिस्टामिनिक और इन्हेलर हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें आराम देते हैं। इसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया हम देखें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नाम के बैक्टीरिया से होता है। एंड फ्लूइड गेट फिल्ड इन द लंग्स, एल्वेलाई, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, फीवर, चिल, हेडेक, नेल टर्न्स ग्रे एंड ब्लूइश निमोनिया के अंदर। और पर्सनल हाइजीन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, पर्सनल हाइजीन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। और इसको सही करने के लिए हम एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं, जिससे जो है ये मरीज सही हो जाता है। एंटीपायरेटिक से बुखार कम होता है, एंटीबायोटिक से माइक्रोब्स मार दिए जाते हैं। अब देखते हैं मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज ए बैक्टर इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो। इसमें अल्टरनेटिंग फीवर होगा, चिल होगी, शिवरिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी और हेडेक होगा। यूज़ मॉस्कीटो नेट, अवॉइड स्टोरेज एंड वाटर, किसी भी प्लेस पर वाटर को स्टोर ना होने दें। इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट देखें, सिनकोना बार्क ट्री, उससे कुनैन नाम की एक ड्रग बनाई गई जो कि मलेरिया को सही कर देती है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के ट्रीटमेंट को डिस्कवर किया था। अब देखते हैं हम आगे, जैसे फाइलेरिया डिसीजेस जो होती है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेडेड बाय द बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्कीटो एंड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। सिम्टम्स क्या हैं देखें, एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक फ्लो, जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो अफेक्टेड। एंड प्रिवेंशन, अवॉइड मॉस्कीटो, अवॉइड वाटर स्टोरेज एंड इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी।
अब अगर हम देखें कि प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, जो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल है, इसको हम शुरुआत करते हैं मॉस्किटो बाइटिंग से। देखें मॉस्किटो जब बाइट करता है तो इसके बाइटिंग होने पर जो स्पोरोजोइट होते हैं, वो जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, इसके स्पोर जो होते हैं उन्हें हम स्पोरोजोइट कहते हैं। ये स्पोर इन्फेक्टेड आरबीसी विद स्पोरोजोइट रीच इन अ लीवर, और आरबीसी के साथ ये जैसे ही मच्छर के काटने पर ये जो स्पोरोजोइट होते हैं ये हमारी आरबीसी में चले आते हैं और ये इन्फेक्टेड आरबीसी पहुंच जाती हैं हमारे लीवर में, और लीवर में जाकर पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल एंड बस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड, और लीवर से ही ब्लड में हीमोजोइन नाम का एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी एंड बस्ट द आरबीसी कॉज अ फीवर एंड रिलीज अ पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी, और वो हमारे शरीर में और भी जो आरबीसी होती हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जब ये गैमीट हमारे ब्लड में आ जाते हैं तो ये सेक्सुअल स्टेज में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये मेल और फीमेल दो तरीके के गैमीट फ्यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं ये साइकिल तो हो गई ह्यूमन होस्ट की। ह्यूमन होस्ट के बाद जब इस व्यक्ति को, जो जिस व्यक्ति के ब्लड में मेल और फीमेल गैमीट हैं, जब कोई मॉस्किटो इसके ब्लड को सक करता है तो ये मेल और फीमेल जो गैमीट हैं ये मॉस्किटो के ये जाके ब्लड मील के ज़रिए मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाते हैं, और मॉस्किटो में पहुंचने के बाद यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट, और फर्टिलाइजेशन जो है मॉस्किटो की गट में करके हम देख रहे हैं मॉस्किटो की गट यानी इंटेस्टाइन में ये फर्टिलाइजेशन करके यहाँ पर ये फिर क्या करेंगे, फिर ये मल्टीपल फिशन बनाएंगे। मल्टीपल फिशन के ज़रिए जो सिस्ट होती है वो अंदर ही अंदर बस्ट होती है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट केम आउट फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये स्पोर आ जाते हैं। फिर यहाँ ही से जब मॉस्किटो किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो फिर ये साइकिल फिर दोबारा से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है। हम देख रहे हैं इसमें इसके दो स्टेजेस हैं, इसके हॉस्ट हैं, एक है ह्यूमन हॉस्ट और एक है मॉस्किटो हॉस्ट। तो इस तरीके से दो हॉस्ट में ये साइकिल पूरी होती है। आधी साइकिल पूरी होती है ह्यूमन में और आधी साइकिल होती है मॉस्किटो की गट यानी इंटेस्टाइन, मॉस्किटो की गट से होती हुई सलाइवरी ग्लैंड तक। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और मलेरिया जो है बना रहता है। तो व्हेन इन्फेक्टेड आरबीसी बस्ट इन लीवर सेल इट प्रोड्यूस ए पॉइजनस सब्सटेंस नोन एज हीमोजोइन एंड फीवर यूजली कम इनटू द अल्टरनेटिंग डेज। जब आरबीसी बस्ट होती हैं और आरबीसी के बस्ट होने पर हीमोजोइन एक्सेस फॉर्म में रिलीज़ होता है, तब उस हीमोजोइन को कंट्रोल करने के लिए हमें बुखार आता है, और बुखार के ज़रिए जो है स्वेटनिंग के ज़रिए वो जो हीमोजोइन सब्सटेंसेस है उसका रिमूवल किया जाता है। तो इसलिए बुखार जो है एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। जिस दिन आरबीसी ज़्यादा बस्ट होती है, हीमोजोइन ज़्यादा बनता है, उसी दिन हमारी बॉडी हमें फीवर आता है, ठीक है। और जिस दिन आरबीसी नहीं बस्ट होती हैं, हीमोजोइन कम बनता है, उस दिन बुखार नहीं आता है। तो मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय सिंकोना ट्री बार कोनेन दैट इज़ नोन एज क्लोरोक्विन। प्लाज्मोडियम ए टाइनी प्रोटोजोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। देखें प्लाज्मोडियम की तीन स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया जो होते हैं इसमें मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ओके, अब हम देखते हैं आगे एंटीबायोटिक्स आर not control the viral infections because virus covered by the protein coat which cannot be break down by antibiotics। असल में होता क्या है कि वायरस में प्रोटीन कोट होते हैं और ये प्रोटीन कोट एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ब्रेक डाउन नहीं होते, इसीलिए वायरल डिसीज़ जो होती हैं उनमें एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता।
इसके बाद आता है, हम देखें इम्यूनिटी। डिसीज़ रेसिस्टिंग पावर ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। इट इज़ कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स जो होती हैं ये दोनों बोन मैरो में बनती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बोन मैरो में जो बी सेल्स बनती हैं और ये जो टी सेल्स बनती हैं ये थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं, थाइमस में, इसीलिए इनका नाम टी सेल्स बना है। और बी सेल्स आर फॉर्म्ड इन वाइट बोन मैरो एंड टी सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो बट इट मैच्योर इनटू द थाइमस ग्लैंड। ओके, तो दीज आर किलर सेल्स विच आर हेल्पफुल इन किलिंग द माइक्रोब्स। तो इसके बाद हम देखते हैं जैसे WBC जब बैक्टीरिया को एनगल्फ करती है तब उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, जो कि हमने डायग्राम में दिखाया है। WBC इज इनगल्फिंग द बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब हम देखते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो दो तरीके की है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ यहाँ पर टाइप हैं। हम देख रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी मेंटेन्ड बाय WBC एंड अदर बॉडी ऑर्गेनल्स। इसमें आता है जैसे फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन होती है विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेजल एपिथीलियम, आई कंजक्टिविटा, ये आई के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये सब फिजिकल बैरियर हैं जो माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देते हैं। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्शन होते हैं बॉडी के, जिस फिजियोलॉजिकल एक्शन जिसके ज़रिए माइक्रोब्स को इनवैलिड किया जाता है। जैसे दीज आर द बैरियर माइक्रोब्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेलाइवा है, टीयर है, स्वेट है, इन सब के अंदर लाइसोजाइम नाम के एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। वैक्स ऑफ ईयर है, HCl स्टमक है, ये फिजियोलॉजिकल एक्शन के ज़रिए बनते हैं और ये माइक्रोब्स को मार देते हैं। इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। बी सेल्स एंड टी सेल्स एंड WBC प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। हमारे ब्लड के अंदर जो WBC होती है वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती है, हमारे शरीर में अंदर आने नहीं देती है। अगर आ भी जाते हैं तो बी सेल्स टी सेल्स उन्हें मार देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन। ये देखा गया है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन, एक एंटीवायरल प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनता है जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इफ़ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम वायरल ही विल नॉट बी अफेक्टेड अगेन। अगर कोई एक व्यक्ति वायरस से अफेक्टेड है तो वो दोबारा से बार बार अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन ही हैज़ मेड एन एंटीबॉडी प्रोटीन दैट इज़ नोन एज इंटरफेरॉन, जिसकी वजह से वो वायरल इन्फेक्शन उसे एक इन्फेक्शन पूरा हो जाने के बाद एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर इंटरफेरॉन बना है। तो साइटोकाइनिन बैरियर का एग्जांपल है इंटरफेरॉन, जो कि वायरल इन्फेक्शन में ही बनता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं बनता। इसके बाद हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज़ एन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय गिविंग द वैक्सीनेशन। ड्यूरिंग वैक्सीनेशन killed form of microbes introduced into the body which engulfed by WBC and form antibodies. Antibodies are of 4 type, 4 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgM, IgE, IgG, IgA और IgD भी होती है। ओके, तो IgM 5% होती है and it is formed by 5 antibodies so called pentameric firstly form in the body and molecular weight is 9 lakh। तो सबसे बड़ी जो एंटीबॉडी होती है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो होती है वो IgM होती है। IgE जो केवल 0.5% होती है, इसका मॉलिकुलर वेट 1,90,000 होता है और ये एलर्जिक कंडीशंस में जो है ये काम करती है IgE। इसके बाद देखते हैं IgG जो कि 80% होती है, मोनोमर सीरम लिम्फ, मोनोमर सीरम लिम्फ एंड मदर प्लेसेंटा फीटस सो कॉल्ड मैटरनल एंटीबॉडी। यही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के जरिए मदर से बच्चे के अंदर जा सकती है, इसीलिए इसे हम मैटरनल एंटीबॉडी भी कहते हैं, IgG। इसके बाद होता है IgA। इट इज़ कॉल्ड द डाइमेरिक एंड इट इज़ कॉल्ड द सिग्रेटरी एंटीबॉडी एंड मिल्क स्टार्टिंग मिल्क ऑफ मदर दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम कंटेन IgA। तो फर्स्टली फॉर्म एंटीबॉडी IgM होती है, आफ्टर इट IgG इज़ लॉन्ग लास्टिंग। सबसे पहले IgM बनती है और IgG जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडी होती है।
अब हम देखते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय, कैसे बनती है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय एनगल्फेशन ऑफ माइक्रोब्स by WBC, and antibodies present in blood plasma and helpful in providing long time immunity. And antibody is made up of two heavy and two light chain. So light chain heavy, two heavy and two light chain, so its formula is H2L2, जिसमें हम देख रहे हैं दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला H2L2 होता है। ये रहा हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। Antibody is formed by the engulfation of microbes by WBC, and antibody is present in blood plasma and helpful in providing long time immunity. Antibody is made up of two heavy and two light chain, so it is called, its formula is H2L2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वाई शेप्ड अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तरह दिखाई दे रही है एंटीबॉडी। इसमें हम देख रहे हैं दो लंबी चेन है, दो लंबी चेनें हैं और दो छोटी चेनें हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से जुड़ी हुई हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें एस एस बॉन्डिंग लगी हुई हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है जो कि जुड़े हुए हैं। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये पूछते हैं इसका एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट कौन सा है, तो हम देख रहे हैं ये दूसरी तरफ एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट आ गया यहाँ। ये है एंटीबॉडी जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और देखने में इंग्लिश के वाई अल्फ़ाबेट जैसी दिखाई देती है। अब अगर हम देखें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक बार वैक्सीनेशन देने के बाद एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उसे कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसे हम बार बार रिपीट करते हैं, ये परमानेंट नहीं होती है। जैसे एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो एंटीबॉडीज़ मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं और वो मदर अपने बच्चे को 2 से 3 साल तक की एज तक ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है। तो ये इसका एक एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी का। तो पैसिव इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज़ किसी मीडियम के ज़रिए किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं। तो मदर यहाँ पर मीडियम है जिसके ज़रिए मदर की एंटीबॉडीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगती है उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो एंटीबॉडीज़ लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ टाइम जो है बन जाती हैं, उस बीमारी से लड़ने की ताकत उसमें एक्टिव इम्यूनिटी में मिल जाती है। तो हम देखें कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो परमानेंट होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है। ओके, सो नाउ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन, वैक्सीन शब्द जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ इंजेक्शन। वैक्सीन क्या है देखें, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंजेक्शन in which dead or killed form of the microbes exist dead or killed form of microbes exist vaccine is derived by a vacca, a Latin word means cow, termed by Dr. Edward Jenner. He reported the pox diseases in the cow known as cowpox। तो उन्होंने देखा कि एक बीमारी वायरल इन्फेक्शन जो है गाय के अंदर हो गई है, तो उन्होंने उसका नाम काउपॉक्स दिया। विच ट्रांसफर्ड इनटू द ह्यूमन एंड कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। और वो बीमारी गायों से इंसान में जब ट्रांसफ़र हुई तो उसी बीमारी को काउपॉक्स की जगह पर स्मॉल पॉक्स कहा गया। ही हीट and killed the virus and introduced into the suffering person. He found that the sick person
disease is cured due to antibodies formation. This was the principle of vaccination. तो उन्होंने उस पॉक्स वायरस को लेकर इंजेक्शन बनाकर जब स्मॉल पॉक्स के केस में दिया तो उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स के मरीज सही होने लगे। उस पॉक्स नाम के वायरस को डेड और किल्ड फॉर्म में वैक्सीन बनाकर जब उन्होंने उन लोगों को दिया तो वो सही होने लगे। तो इस तरीके से पहली वैक्सीन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स को सही करने के लिए बनाई, और यही उनका प्रिंसिपल था वैक्सीनेशन का, कि वैक्सीनेशन में डेड और किल्ड फॉर्म के माइक्रोब्स को लेके इंजेक्शन के फॉर्म में बना के उसको इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो इस तरीके से वैक्सीन डिस्कवर हुई। द प्रोसेस इन विच सेफ वैक्सीनेशन इज गिवन एंड इम्यूनिटी इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो अगर हम देखें इम्यूनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच इम्यूनिटी इज फॉर्म्ड बाय गिविंग वैक्सीनेशन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशंस कैन बी मेंटेन्ड बाय गिविंग फॉलोइंग वैक्सीन। कुछ वैक्सीन देकर इम्यूनाइजेशन को मेंटेन किया जा सकता है, जैसे BCG टीबी के लिए दिया जाने वाला एक वैक्सीन है जो कि बच्चे को जन्म के समय में 3 मंथ की एज तक दिया जाता है। DPT ये एक ट्रिपल वैक्सीन है जो 3 बीमारी को कवर करता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, अप टू 18 मंथ, यानी 1.5 साल तक के बच्चे को ये टीका दिया जाता है DPT का। इसके बाद MMR मीजल्स, मम्स, रूबेला, अप टू 2 ईयर्स के बच्चे को दिया जाता है। ये भी ट्रिपल वैक्सीन है और 3 बीमारी को कवर करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये 2 साल तक के बच्चे को दिया जाता है दिमागी बुखार के लिए। एंड पोलियो ड्रॉप और वैक्सीन अप टू 5 ईयर्स ऑफ द एज एंड एवरी मंथ जो है 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। इसके बाद है टाइफोरल एक ऐसी वैक्सीन है जो टाइफाइड के लिए दी जाती है, टाइफाइड फीवर में, और करीब ये 2.5 साल की एज तक अप टू द 2.5 ईयर्स ऑफ द एज। तो बच्चे को अगर हम टाइफोरल की वैक्सीन दे दें तो उसे जो है टाइफाइड नहीं होगा। ये करीब 2 से 3 साल तक अपनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टाइफाइड जो है बच्चों में ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों को टाइफोरल नाम की वैक्सीन देने से उसे टाइफाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं एलर्जी क्या है। देखें, एलर्जी ट्रीटमेंट ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। एलर्जी को हम सही कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आती है जैसे एवेल होती है, उससे हम सही कर सकते हैं। तो एलर्जन क्या होते हैं, द एक्सटर्नल सब्सटेंस विच कैन कॉज द एलर्जी इज कॉल्ड एलर्जन। इसके अंदर जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, सोप हो गया, ठीक है, डिटर्जेंट हो गया, हेयर डाई हो गया, कुछ भी मेडिसिन हो सकती हैं, ये सब जो है एलर्जन है, दैट कॉज द एलर्जी। डस्ट भी एक एलर्जन है। द एलर्जन रिएक्ट विद द स्किन एंड स्टार्ट टू रप्चर द मास्ट सेल। स्किन के अंदर मास्ट सेल होती हैं, वो एलर्जन की वजह से रप्चर होनी शुरू हो जाती हैं। इट रिलीज द हिस्टामिन एंजाइम इन द स्किन एंड इट स्टार्ट द एलर्जी एंड सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, कफिंग। तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं छींकें आनी शुरू हो जाती है, कफिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सब डस्ट यहाँ पर एक एलर्जन है, और मास्ट सेल के रप्चर होने से, हिस्टामिन के रिलीज़ होने पर एलर्जी का रेस्पॉन्स होता है। तो अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करना हो तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। एलर्जी कैन बी कंट्रोल्ड बाय गिविंग द एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देकर, जो कि मास्ट सेल की रप्चरिंग को बंद कर देती हैं, देकर हम जो है एलर्जी को सही कर सकते हैं। ओके, नाउ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो हम देखें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, 2 तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं दीज लिम्फॉइड ऑर्गन कंटेन द बोन मैरो एंड थाइमस। इसमें बोन मैरो एंड थाइमस आती है। और सेकेंडरी के अंदर आते हैं इट कंटेन द लिम्फ नोड्स। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें बोन मैरो में इसमें आते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। WBC kills the microbes by phagocytosis and bone marrow forms B type of the WBC. थाइमस जो होती हैं, it is situated in the chest, that bone known as sternum, and T cells form
विच किल्स द माइक्रोब्स। तो ये तो हो गई हमारी बी सेल्स और टी सेल जो बोन मैरो और थाइमस में बनती हैं, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इट कंटेन द लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड आती हैं। इसमें आती है जैसे टॉन्सिल, टॉन्सिल जो होती है वो ब्रेन से ऊपर आने वाले का लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। अंडर द आर्मपिट, हाथों में जो बगल वाले पोर्शन में दो होती हैं अंडर द आर्मपिट, ये हाथों से आने वाले लिम्फ को प्यूरिफाई करती हैं। चेस्ट पोर्शन में स्प्लीन होती है, इट प्यूरिफाई द लिम्फ फ्रॉम द चेस्ट पोर्शन एंड नोन एज गार्डेड एंड नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। फिर एक पेल्विक जॉइंट पे, लेग जॉइंट पर होती है, इट प्यूरिफाई द लिम्फ ऑफ द लेग्स एंड लिम्फ नोड प्यूरिफाई द लिम्फ्स बाय द रिमूवल ऑफ डेड सेल्स और ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो लिम्फ नोड होती हैं ये लिम्फ में से डेड सेल्स और माइक्रोब्स को ट्रैप करके लिम्फ को प्यूरिफाई करती हैं। इसके बाद हम देखें माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जिन्हें हम माल्ट कहते हैं। दीज आर द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आर द मॉइस्चर कंडीशन। ये सारे जितने भी बॉडी के इंटरनल पोर्शन है ये सब मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड इट कंटेन्स 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। इसमें 50% लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, and it is a retrovirus because it has the genetic material of RNA, so it is called RNA virus. But it provide the diseases to human being that two RNA strand in presence of reverse transcriptase enzyme and make a complementary copy of DNA. That's why it is called retrovirus. तो हम देख रहे हैं ये HIV वायरस का डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं दो इसके अंदर लिपिड कोट है जो कि तीलियों के जैसा दिखाई दे रहा है, एक माला की तरह दिखाई दे रहा है, इसे प्रोटीन कोट कहते हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं दो यहाँ पर RNA है और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि HIV वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट गैलो एंड लुइस मॉन्टेग्लियर, इन्होंने डिस्कवर किया था। HIV की ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन ऑफ एड्स वायरस, जिसमें हम देख रहे हैं रेट्रोवायरस एक वायरल प्रोटीन है, ये बॉडी से बाहर है लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर जाने के बाद ये देख रहे हैं हम, ये सेल है, इस सेल के अंदर अपने दोनों RNA को बॉडी के अंदर छोड़ता है। तो दोनों RNA आपस में क्रॉस करके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो रेट्रोवायरस की फॉर्म में, यानी 2 RNA स्ट्रैंड्स क्रॉस टू ईच अदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ DNA। और ये वायरल DNA जो होता है ये हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर हमारे जेनेटिक मटेरियल को इफ़ेक्ट करके यहाँ पर होने वाले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बिगाड़ देता है या डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से न्यू वायरस आर प्रोड्यूसेस इनसाइड द सेल, और बॉडी की एक सेल से दूसरी सेल में ये ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं और इस तरीके से HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल सब जगह चला जाता है। तो रेट्रोवायरस एंटर इनसाइड द सेल बाय crossing the cell membrane and viral DNA infect the cell nucleus DNA which start to perform the cell division and make multiple copies. These multiple copies start to infect the adjacent cell of the body. In this way HIV spread in all the body cells। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एलाइसा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट के ज़रिए कंफर्म होता है कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि HIV हो गया और नेगेटिव का मतलब है कि वो व्यक्ति अभी HIV फ्री है।
इसके बाद हम देखते हैं कैंसर। तो देखें ये कैंसर क्या है, एक बॉडी सेल्स हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कैंसर। यहाँ कैंसर होने का कारण है, ये जो बॉडी सेल है ये 3 कारणों से डिस्टर्ब हुई। जैसे पहला हम देख रहे हैं रेडिएशन, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड हो गया। दूसरा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस को यूज़ करने की वजह से, जैसे टोबैको है, उससे ये इन्फेक्टेड हो गया, जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड हो गया। या फिर जो है ऑन्कोजीन, जो वायरस होते हैं उनके ज़रिए भी वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं ऑन्कोजीन, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड हो जाता है। तो जनरली हम देखते हैं यहाँ पर अफेक्टेड होने के बाद 1 से 2 सेल बनती हैं, जिसे हम माइटोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। लेकिन ऐसा ना होकर रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसिस होने की वजह से यहाँ पर 2 सेल की जगह 1 सेल के अफेक्टेड होने से 3 सेल बन जाती हैं। तो 2 सेल तो एक्सेप्टेड हो गई, और जो अनएक्सेप्टेड सेल होती हैं वो लगातार बॉडी के अंदर, जैसे ही हम दिखा रहे हैं, ये जो हमने कवरिंग एरिया में दिखाया, ये अनएक्सेप्टेड सेल है और इनके अंदर रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से ये अनएक्सेप्टेड सेल बॉडी के अंदर इकट्ठी होकर एक ट्यूमर बना लेती हैं। और ये जो ट्यूमर होता है इसी को हम कैंसर कहते हैं, गांठ होती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ड्यू टू external factors like radiation, carcinogen and oncogene which produce the unaccepted cells in the form of node is known as cancer. It develop in the form of node and it may be in the several forms. ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल को कार्सिनोमा कहते हैं, कैंसर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स को मेलानोमा कहते हैं, कैंसर ऑफ मसल्स फाइबर को सार्कोमा कहते हैं, कैंसर ऑफ बोन्स को अस्टीमा कहते हैं, कैंसर ऑफ ब्लड को ल्यूकीमिया कहते हैं, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू को एडिनोमा कहते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज्ड WBC काउंट ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो। तो इस तरीके का ब्लड कैंसर कहलाता है। एंड कैंसर स्पेशलिस्ट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, उसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ कैंसर, ट्यूमर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन में देखें, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कैंसर विच इज़ कन्फाइंड एंड मीन्स नॉट स्प्रेडेड इन द बॉडी इज कॉल्ड बिनाइन। इसका एग्जांपल है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सिस्ट इन द यूटीरियस, या इट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी, इसे हम सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। बिनाइन इज़ नॉट फैटल, इसमें इसका इलाज हो जाता है। एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड, बिनाइन को कंट्रोल किया जा सकता है। मैलिग्नेंट दूसरी टाइप अगर हम देखें तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ कैंसर विच इज़ क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन के जरिए कैंसरस सेल पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है जिसमें कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने तक जीवित रहता है। यही वो कैंसर है जो कि घातक है, जानलेवा है और इसी का कोई इलाज नहीं है। और इस मैलिग्नेंट के केस में सर्जरी भी नहीं की जा सकती। अगर सर्जरी की तो सर्जरी करने पर कैंसरस सेल और तेज़ी के साथ पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए फैल जाएंगी और वो व्यक्ति जो 6 महीने बाद एक्सपायर होता वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। तो सर्जरी कैन नॉट बी अप्लाइड, इट इज़ फैटल एंड नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। तो मैलिग्नेंट जो है ख़तरनाक है, जानलेवा है। बिनाइन में आदमी बच जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, 3 तरीके का कैंसर का ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड एंटी कैंसरस ड्रग। तो हम देखें रेडियोथेरेपी क्या है। कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय एक्सपोजिंग द आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स-रेज, गामा रेज एंड विच किल द कैंसरस सेल। It gave the good result in skin, mouth and cervical cancer. अब इसके बाद आती है कीमोथेरेपी and it is a treatment in which cancerous cells are killed by applying a chemical that is known as mercaptopurine 6-aminopatryne. अब इसके बाद आती है एंटी कैंसरस ड्रग। These are the drugs helpful in controlling the dividing cells of cancerous cell. इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं
विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दिया जाता है, बोथ आर अप्लाइड इन द कैंसर एंड ल्यूकीमिया। इसके बाद हम देखते हैं ड्रग एब्यूज़ एंड एडिक्शन। ड्रग एब्यूज़ क्या है? एनी सब्सटेंस अदर देन फूड यूज्ड इन permanently diagnosis or cure the disease in animals and human is called drug। तो दूसरी तरीके से हम देखें ड्रग इज ए केमिकल फॉर्मुलेशन विच अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड ड्रग। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ड्रग विच कॉज द एडिक्शन एंड प्रोवाइड हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। ऐसी ड्रग जो एडिक्शन करती हैं और हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं उन्हीं को ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ द ड्रग एब्यूज़, दीज आर मोस्टली विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, ये बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के ली जाती हैं। अननेसेसरी एंड हाई डोज, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अननेसेसरी एंड हाई डोज आर टेकन रेगुलरली फॉर लॉन्ग टाइम लाइक स्लीपिंग पिल्स। कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स बिना एडिक्टेड हो चुके हैं, उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। अगर वो नहीं लेंगे स्लीपिंग पिल्स तो उन्हें नींद नहीं आएगी। इट मोस्टली अफेक्ट द ब्रेन एंड एल्टर द कॉन्शियसनेस। इसके बाद हम देखते हैं इट गिव्स द टेम्परेरी प्लेजर। तो अभी हमने यहाँ तक देखा, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ हैबिचुअल ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज़, और ये सब आगे देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पार्ट 2 में हम देखेंगे यहीं से कि जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ हैबिचुअल ड्रग्स। ओके, सो आई थिंक I have to stop it, and in the next video we will start again. Until you prepare.